तो स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग। कल हमने ट्रेड रिसीवेबल शुरू किया था। ट्रेड रिसीवेबल में सबसे पहला पॉइंट हमने बोला वी हैव टू चेक द कंट्रोल्स, जिसके लिए हमने बात की, हम बोलेंगे टेस्ट ऑफ कंट्रोल टू बी अप्लाइड या कंप्लायंस प्रोसीजर्स टू बी अप्लाइड। यहां पर हम सबसे पहले देखेंगे क्या बोनाफाइड सेल्स है जो हमारे डेटर्स बनते हैं, तो वेदर ऑल सेल्स आर बोनाफाइड सेल्स, सेल्स टू अप्रूव्ड कस्टमर ओनली, प्रॉपर रिकॉर्डिंग होनी चाहिए। अगर एक बार डेटर बन गया है तो सिर्फ कैश और बैंक से ही सेटल हो सकता है। इंटरनल कंट्रोल का इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज होना चाहिए। कलेक्शन एज पर क्रेडिट पॉलिसी हो रहा है या नहीं हो रहा है। हम बैलेंसेस को रेगुलरली रिव्यू करेंगे और डेटर से रेगुलरली फॉलो अप करेंगे। ये सब है इंटरनल कंट्रोल की चेकिंग इन रेस्पेक्ट ऑफ ट्रेड रिसीवेबल। देन उसके बाद हम बात कर रहे हैं एग्जिस्टेंस। एग्जिस्टेंस, जब भी किसी एसेट का एग्जिस्टेंस होगा हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं। अगर वह टेंजिबल एसेट है तो हम फिजिकल वेरिफिकेशन कर लेंगे। अपार्ट फ्रॉम टेंजिबल एसेट है, करंट एसेट है, ऐसी कोई एसेट है जहां पर हम फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं कर सकते तो बोलेंगे एक्सटर्नल कंफर्मेशन ले लेंगे। तो हमने एग्जिस्टेंस में सबसे पहला पॉइंट एक्सटर्नल कंफर्मेशन लिखा। ईजिंग चेक करेंगे डेटर्स की और बैलेंसेस को लेजर में ट्रेस करेंगे। ये 3 पॉइंट है हमारे पास एग्जिस्टेंस में। अब आते हैं कंप्लीटनेस पर। ये हमने नहीं पढ़ा था, यहां से शुरू करते हैं। कंप्लीटनेस, कंप्लीटनेस में एक पॉइंट है कट ऑफ प्रोसीजर। बताओ क्या होता है कट ऑफ प्रोसीजर? Method by which management segregate transaction of one period from another is called cut off procedure. एग्जाम में अलग से आपको पूछा जा सकता है कट ऑफ प्रोसीजर किसी भी एस्पेक्ट में। तो हम डेटर्स के रेस्पेक्ट में पहले, अब कट ऑफ प्रोसीजर कहां कहां लगेगा ये भी फिर से रिवाइव करते हैं। कट ऑफ प्रोसीजर हमारा लगता है सेल्स, परचेस, इन्वेंट्री, डेटर्स, क्रेडिटर, यानी सेल्स से और परचेज से रिलेटेड आइटम। तो कट ऑफ प्रोसीजर उन चीजों के लिए होता है जो ऑनगोइंग लगातार चलती रहती हैं, जो कभी रुकती नहीं है, जैसे कि सेल्स, परचेज और इन्वेंट्री में मूवमेंट। तो ये 3 चीजें और इनसे जुड़े हुए 2 एस्पेक्ट डेटर और क्रेडिटर, यहां पर ही कट ऑफ प्रोसीजर लगेगा। अलग से कट ऑफ प्रोसीजर पूछ सकते हैं तो इसके 3-4 पॉइंट सेपरेटली प्रिपेयर करते हैं कि इन कट ऑफ प्रोसीजर व्हाइल चेकिंग ऑफ डेटर्स हम क्या करेंगे। सबसे पहला पॉइंट, हम कट ऑफ प्रोसीजर ये चेक करने के लिए लगा रहे हैं कि कहीं सेल्स ओवर स्टेटेड या अंडर स्टेटेड तो नहीं है, यानी ज्यादा या कम तो नहीं दिखाई है। वेदर सेल ओवर स्टेटेड और अंडर स्टेटेड, ये चेक करने के लिए हम कट ऑफ प्रोसीजर लगा रहे हैं। अब क्या करेंगे इसमें? सर लास्ट 5 डेज ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर वहां की सेल्स हम चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे? इनवॉइस बना क्या, इन्वेंट्री उससे कम हुई कि नहीं हुई, एक्चुअल में गुड्स डिस्पैच हुआ कि नहीं हुआ। अगर सेल्स है तो ये तीनों एक्टिविटीज में से कुछ तो होनी ही चाहिए। क्या क्या? सर इनवॉइस बनना चाहिए, उसके बगैर सेल बुक नहीं हो सकती। दूसरा, इन्वेंट्री रिड्यूस होनी चाहिए, उसके बगैर सेल बुक नहीं हो सकती। और गुड्स भी मोस्टली डिस्पैच होनी चाहिए। किसी केस में अगर रह गई है तो हम उसको कंसिडर करेंगे कि क्यों रह गई है। तो हम लास्ट 5 डेज की सेल चेक करेंगे, इनवॉइस और गुड्स डिस्पैच, इन्वेंट्री रिड्यूस, ये तीनों चीजें होनी चाहिए। नेक्स्ट, ऑल गुड्स डिस्पैच इज अगेंस्ट इनवॉइस ओनली। जितनी भी गुड्स डिस्पैच हुई हैं उसका इनवॉइस बन गया होना चाहिए। ये सब हमने कब देख रहे हैं? लास्ट 5 डेज के इनवॉइसेस के रेस्पेक्ट में चेक कर रहे हैं। अब एक हम सब्सिक्वेंट पीरियड में भी चेक करेंगे। तो लास्ट पॉइंट क्या है? गुड्स डिस्पैच्ड आफ्टर द डेट ऑफ बैलेंस शीट, कहीं वो सेल में शामिल ना हो गई हो तो वो भी चेक करेंगे। गुड्स डिस्पैच्ड आफ्टर द डेट ऑफ बैलेंस शीट नॉट इंक्लूडेड इन द सेल्स ऑफ करंट ईयर। थोड़ा समझ लीजिए अच्छे से। कट ऑफ में अपने पास 4 पॉइंट जो हम 3 पॉइंट जो हम बना रहे हैं, कुछ भी हमें छोड़ना नहीं है 4 पॉइंट में से। पहला,
हम कट ऑफ प्रोसीजर किससे लगा रहे हैं, वेदर सेल्स इज ओवर स्टेटेड और अंडर स्टेटेड, ये चेक करने के लिए। फिर हमने इसमें चेकिंग का पहला पॉइंट लिखा कि हम लास्ट डे ऑफ द फाइनेंशियल ईयर के पास किसी भी 5 दिन का क्या करेंगे, सेल्स की चेकिंग करेंगे। उसमें क्या क्या देखेंगे, क्या इनवॉइस बन गया है, क्या इन्वेंट्री रिड्यूस हुई है, क्या गुड्स डिस्पैच हो गए हैं, ये 3 चीजें चेक करेंगे। फिर हमने क्या बोला, सर जितनी भी गुड्स डिस्पैच हुई है इट शुड बी अगेंस्ट द इनवॉइस ओनली। और अब हमने ये करंट ईयर की कर ली चेकिंग, अब थोड़े बैलेंस शीट डेट के बाद के ट्रांजैक्शन चेक कर रहे हैं, तो हम बोलेंगे गुड्स डिस्पैच आफ्टर द डेट ऑफ बैलेंस शीट शुड नॉट इंक्लूड इन द सेल ऑफ करंट ईयर। क्लियर हो गया क्या? ये कट ऑफ प्रोसीजर 4 मार्क्स में अलग से पूछा जा सकता है, डेटर्स में, परचेस में, सेल्स में, कहीं भी पूछा जा सकता है। तो कट ऑफ प्रोसीजर में हमने ये 4 पॉइंट पढ़ लिए। क्लियर है क्या बेटा? कट ऑफ प्रोसीजर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, कट ऑफ प्रोसीजर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कट ऑफ प्रोसीजर। चलिए अब हम पढ़ रहे हैं सर डेटर्स। डेटर्स में कंप्लीटनेस के लिए हमने पहले लगाया कट ऑफ प्रोसीजर। तो ये याद रखिएगा आप कि कंप्लीटनेस की चेकिंग करने के लिए हमने कट ऑफ लगाया है, कंप्लीटनेस की चेकिंग करने के लिए हमने कट ऑफ लगाया है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, कंप्लीटनेस में और कैसे इंश्योर करें। सर डेटर्स जो हैं और उसके कुछ इनवॉइसेस हम ट्रेस कर सकते हैं सैंपल बेसिस पर सेल्स लेजर में, ठीक है। देन सेल ऑन अप्रूवल बेसिस, अगर कंप्लीटनेस इंश्योर करना है तो हम मैनेजमेंट को पूछेंगे सर कितना ऐसा गुड्स है जो अभी सेल ऑन अप्रूवल बेसिस पर गया हुआ है, उसमें से कितने की आपने सेल बुक कर ली, कितने की अभी नहीं की है। तो हम उसकी कंडीशन देखेंगे कि मैनेजमेंट ने बोला होगा भाई 10 दिन के लिए आपको दे रहे हैं, 10 दिन बाद आपने रिटर्न कर दी तो ठीक है, वरना हम सेल मान लेंगे। तो ऐसा कुछ फंडा होगा, तो सेल ऑन अप्रूवल बेसिस को चेक करेंगे टू इंश्योर कंप्लीटनेस ऑफ डेटर्स। एक्सपोर्ट अगर है तो उसका शिपिंग बिल डेट इंपॉर्टेंट है, जिस दिन शिपिंग बिल बनेगा उस पीरियड में वो सेल बुक होगी। तो हम डेटर्स, एक्सपोर्ट डेटर के केस में चेक करेंगे कि व्हाट इज द डेट ऑफ शिपिंग बिल। फिर कुछ एनालिटिकल प्रोसीजर लगाएंगे। यार ये एक रेड ग्रेवी वाला पॉइंट है जो उस हर जगह पे आपको लगा देना चाहिए जहां पर आप एक क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन देखते हैं। सेल्स होती है एक क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन, उसके बेसिस पर ही डेटर्स बनते हैं। तो एनालिटिकल प्रोसीजर में क्या क्या कर सकते हैं डेटर्स में, बताओ जरा। आपको पता है डेटर टर्नओवर रेशियो होता है, हम वहां से देख सकते हैं। एक एनालिटिकल प्रोसीजर होता है रीजनेबलनेस, सेल्स वर्सेस डेटर, प्रीवियस ईयर से कंपेयर कर सकते हैं सेल्स वर्सेस डेटर और इस साल की सेल्स वर्सेस डेटर। अनयूजुअल ट्रेंड है क्या कोई, वो चेक कर सकते हैं। क्रेडिट पॉलिसी से कंपेयर कर सकते हैं, सर मेरी क्रेडिट पॉलिसी है 60 डेज, तो मेरी टोटल सेल्स का 60 डेज जितना ही डेटर होना चाहिए आइडियली, ऐसा हम रीजनेबलनेस चेक कर सकते हैं। तो हमने एनालिटिकल प्रोसीजर में 4 पॉइंट लिखे। हम सेल्स वर्सेस डेटर कंपेयर करेंगे फ्रॉम करंट ईयर टू प्रीवियस ईयर। यहां लिख देता हूं मैं, आपको कंफ्यूजन नहीं रहे, बाद में पॉइंट याद आए क्या था, करंट ईयर प्रीवियस ईयर, ऐसा हम कंपैरिजन करेंगे। डेटर टर्नओवर रेशियो ये आप जानते हैं। अनयूजुअल ट्रेंड है क्या, ये चेक करेंगे कि सर पिछले साल के कंपैरिजन में इस बार डेटर बहुत ज्यादा बढ़ गए, अनयूजुअल ट्रेंड। क्रेडिट पॉलिसी के अकॉर्डिंग रीजनेबलनेस चेक करेंगे डेटर्स की। दीज आर द एनालिटिकल प्रोसीजर। अब यहां से वापस से 1-2 जनरल पॉइंट ऐड कर रहा हूं आपके लिए। हमेशा कंप्लीटनेस में ही कट ऑफ और एनालिटिकल प्रोसीजर को लेना है, चाहे हम परचेज की चेकिंग करें, चाहे सेल्स की, चाहे डेटर्स की, चाहे क्रेडिटर्स की। एनालिटिकल प्रोसीजर फॉर्म पार्ट ऑफ कंप्लीटनेस और ये हर जगह लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। कट ऑफ का मीनिंग बताइए, अगर आपको वो पता है तो ये क्वेश्चन नहीं आता। कट ऑफ का मीनिंग बताइए।
मतलब बैलेंस शीट डेट के बाद सेल पूरी करें। कट ऑफ का मीनिंग बताइए। के ऊपर जो भी सेल कर रहा है कभी मैंने कस्टमर को देखे रखा है तो उसको अपने अप्रूवल में दिया है तो ये कट ऑफ होता है? व्हाट आई एम आस्किंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कट ऑफ प्रोसीजर? जो मैं पूछ रहा हूं वो नहीं बता रहे हैं अपन, जो हमें याद है वो बता रहे हैं। अवॉर्डेड 0 मार्क्स, कट ऑफ का मीनिंग क्या चीज अलग कर रहा है? हाँ, राइट राइट। द मेथड अप्लाइड बाय मैनेजमेंट टू सेग्रीगेट ट्रांजेक्शन ऑफ करंट पीरियड टू नेक्स्ट पीरियड या फ्रॉम वन पीरियड टू अनदर पीरियड, उसे कट ऑफ कहते हैं। अभी समझ में आई बात की लास्ट 5 डेज क्यों देख रहे हैं? कि लास्ट 5 डेज में ही होगा ना ऐसा कि वो उधर चले जाएं या इधर रह जाएं, सही है या नहीं है बात। इसलिए बाउंड्री लाइन वाले ट्रांजेक्शन ही देखेंगे ना, पर मतलब ही ये है उसका। अगर कट ऑफ का मतलब नहीं पता है तो फिर कैसे पढ़ लिया पूरा अपन ने ये? चलिए साहब, नेक्स्ट आते हैं वैल्यूएशन, डेटर्स का वैल्यूएशन। पहला पॉइंट, बैड डेट्स प्रोविजन। सर उसको बनाने की प्रोसेस क्या है? कोई अप्रूवल मैकेनिज्म होना चाहिए। उसको बनाने की प्रोसेस क्या है? कोई अप्रूवल मैकेनिज्म होना चाहिए, हम वो अप्रूवल चेक करेंगे। एजिंग रिपोर्ट, जो लॉन्ग ड्यू डेटर हैं उनके ऊपर प्रोविजन बनाया कि नहीं बनाया ये चेक करेंगे। हमारा रेड ग्रेवी वाला पॉइंट, फॉरेन डेटर्स AS11 टू अप्लाई, सब जगह लगाएंगे, डेटर, क्रेडिटर, सेल्स, परचेस सब में लगाएंगे। देन ऑब्टेन लिस्ट ऑफ डेटर, चेक मूवमेंट इन द डेटर्स। वैल्यूएशन के पर्पस से हम ये देखना चाह रहे हैं कि हमारी जो डेटर्स की शेड्यूल थी पहले, अभी उसमें कितना मूवमेंट हो रहा है। उतना पैसा बैंक में आया होगा तो ही डेटर रिड्यूस होने चाहिए। तो आप मूवमेंट इन डेटर्स को चेक कीजिए और साथ में आप कैश और बैंक बुक से वेरीफाई कीजिए, तभी आपके डेटर सही पता चलेंगे। डेटर्स रिटर्न ऑफ को वेरीफाई कीजिए। एनी लिटिगेशन ऑन रिसीवेबल, उसके बारे में बात कीजिए, क्या कोई लिटिगेशन है डेटर्स पे, उसे चेक कीजिए। वैल्यूएशन, ये वैल्यूएशन के पॉइंट देख लीजिए एक बार, कोई डाउट है तो पूछिए। वैल्यूएशन में 2-3 पॉइंट तो जनरल आप अकाउंटिंग से सीखो। बैड डेब्ट्स, बैड डेब्ट्स से कम होता है तो प्रोविजन। बैड डेब्ट्स का अप्रूवल लगता है। सर लॉन्ग ड्यू डेटर्स है तो सर उसके ऊपर प्रोविजन बनना चाहिए। पेंडिंग है कोई लिटिगेशन तो उसका इंपैक्ट आना चाहिए। ये 4 पॉइंट तो मैंने बैड डेब्ट से रिलेटेड ही बना दिए, मोर और लेस बैड डेब्ट से रिलेटेड ही ये 4 पॉइंट। तो फिर हमने बोला एक फॉरेन डेटर्स, ये हमारा कॉमन पॉइंट है। AS11 का एप्लीकेशन, ये हमारा कॉमन पॉइंट है। और सर लिस्ट ऑफ डेटर्स के मूवमेंट चेक करेंगे कैश और बैंक से, तो पता चलेगा सच में इसका पैसा आया है तो कम करो, नहीं तो मत कम करो। दिस इज वैल्यूएशन। नाउ डिस्क्लोजर, यार कोई एक डिस्क्लोजर एग्जाम में हमेशा आता है। एक डिस्क्लोजर तो हमें हर आइटम का डिस्क्लोजर अच्छे से देखना है, क्योंकि वो बिल्कुल भी मन से नहीं लिखा जा सकता, याद ही करना पड़ेगा, रटना ही पड़ेगा। तो डिस्क्लोजर पे आते हैं। देखो डेटर्स में शेड्यूल 3 जब रिवाइज हुआ अभी तो कुछ नया ऐड किया। शेड्यूल 3 पार्ट 1 के अकॉर्डिंग डिस्क्लोजर होगा। डिस्क्लोजर ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन अलग से बताए जाते हैं, ऐसा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18 कहता है। ट्रेड रिसीवेबल का एक एजिंग शेड्यूल देना है, ये हमें याद रखना है। ट्रेड रिसीवेबल का एजिंग शेड्यूल देना है। एजिंग कहां से शुरू करना है? 0 से 6 मंथ, 6 मंथ टू 12 मंथ, देन 1 ईयर टू 2 ईयर, 2 to 3 ईयर, मोर देन 3 ईयर, एंड फिर टोटल कर दिया। मतलब मेरे सारे डेटर्स को मैं इस तरह से बांटूंगा। अगर मेरे डेटर्स सपोज 1000 रुपए के हैं, मैं डालूंगा सर मोर देन 6 मंथ 100 रुपए के हैं, सर 6 to 12 मंथ 200 रुपीज के हैं, 1 to 3 ईयर 300 रुपीज के हैं, 2 to 3 ईयर 50 रुपए के हैं। बचा हुआ बैलेंस पूरा यहां लिख देंगे, ये टोटल 1000। ऐसा इस तरह से हमें हमारे टोटल डेटर्स को बाइफरगेट करना होगा एजिंग में। अब एजिंग के साथ साथ ये 4 पॉइंट और याद रखने हैं। इस 4 कैटेगरी में भी बाइफरगेट करना है। पहला सर अनडिस्प्यूटेड एंड कंसीडर्ड गुड। अनडिस्प्यूटेड, सर इन डेटर से हमारा कोई विवाद नहीं है और ये अच्छे डेटर से, मतलब अच्छे से मतलब भले लोग नहीं, अच्छे से मतलब इनका पैसा आ जाएगा।
अच्छे से मतलब इनका पैसा हमें एक रीजनेबल श्योरिटी है कि ये पैसा आ जाएगा। अनडिस्प्यूटेड कंसीडर डाउटफुल। अनडिस्प्यूटेड है, कोई लड़ाई नहीं है, सामने वाला भी बोल रहा है हाँ भाई साहब आपको पैसे देने हैं, पर है ही नहीं, कैसे दूं? सो अनडिस्प्यूटेड बट डाउटफुल, अनडिस्प्यूटेड बट डाउटफुल। तो पहले हमने अनडिस्प्यूटेड की दो कैटेगरी बनाई, अनडिस्प्यूटेड कंसीडर्ड गुड, अनडिस्प्यूटेड डाउटफुल। अब दूसरी कैटेगरी इसका उल्टा कर देंगे, हमने बोला डिस्प्यूटेड कंसीडर्ड गुड। डिस्प्यूटेड है, डिस्प्यूट है, पर सर अच्छा है ये डेटर, जो भी डिस्प्यूट सेटल होगा अकॉर्डिंगली हिल पे। तो डिस्प्यूटेड कंसीडर्ड गुड, अनडिस्प्यूटेड डाउटफुल। तो अपने को याद रखने के लिए हो गया अपने पास चार वैरायटी अपने पास, लड़ाई है लड़ाई नहीं है, अच्छा है बुरा है, लड़ाई है लड़ाई नहीं है, अच्छा है बुरा है। क्लियर है क्या बात? याद रखेंगे इसे। और अपन ने शेड्यूल बनाई एजिंग की, सर 0 से 6 महीने, 6 मंथ टू 12 मंथ, 1 to 2 ईयर, 2 to 3 ईयर, मोर देन 3 ईयर। देखो ऐसे याद रखो, जिससे पैसा लेना होता है, डेटर से पैसा लेना है ना, उसका थोड़ा ज्यादा तगड़ा फॉलोअप चाहिए, थोड़ा ज्यादा तकादा करना पड़ता है, इसलिए हम ज्यादा बाइफर्गेशन बना रहे हैं। भैया 6 महीने में कितने लोग हैं जिनका पैसा नहीं आया, 12 महीने में कितने लोग हैं जिनका पैसा नहीं आया, 12 महीने से यानी 1 साल से 2 साल के पीरियड में कितने हैं, 2 से 3 साल में कितने हैं, और मोर देन 3 ईयर तो एज पर इंडियन लॉ टाइम बार्ड हो जाता है। यू अंडरस्टैंड दिस टर्म? टाइम बार्ड हो जाता है ना, कालातीत ऋण ऐसा हिंदी में बोलते हैं। टाइम बार्ड हो जाता है तो लीगली यू कैन नॉट स्यू देम, तो इसलिए मोर देन 3 ईयर का कॉलम बनाया हमने, और उस पर तो पूरा ही प्रोविजन बनवाने की कोशिश करेंगे, राइट? तो इस तरह से हमने ये 5 बाइफर्केशन किए एजिंग के अंदर। ये इसलिए इतना याद रखने का बोल रहा हूं क्योंकि क्रेडिटर भी पढ़ेंगे, वहां पर भी एजिंग शेड्यूल है, वहां कॉलम कम होंगे, इसलिए अपने को ऐसा सब याद रखना है कि डेटर को हमने कैसे बांटा, अच्छा है कोई झगड़ा नहीं है, अच्छा है झगड़ा है, बुरा है झगड़ा नहीं है, बुरा है झगड़ा है, कैसे भी याद रखो। और ये टाइम वाइज बांट लिया। ये क्या पढ़ रहे हैं? डिस्क्लोजर। तो डिस्क्लोजर में पहले एक जनरल पॉइंट हमेशा लिखेंगे, बैलेंस शीट आइटम है तो सर डिस्क्लोजर टू बी इंश्योर एज पर शेड्यूल 3 पार्ट 1, शेड्यूल 3 पार्ट 1। फिर हमने बोला सर रिलेटेड पार्टी आइटम को सेपरेटली डिस्क्लोज करना है, अगेन जनरल पॉइंट AS18, अगेन जनरल पॉइंट AS18। थर्ड सर ट्रेड रिसीवेबल का ऐसा एजिंग शेड्यूल देंगे। अब नेक्स्ट डिस्क्लोज्ड फर्दर, और है अभी डिस्क्लोजर मतलब, राइट? डिस्क्लोज फर्दर कैसे बांट रहे हैं सर? सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड, डाउटफुल। ऊपर कैसे बांटा था यार? डिस्प्यूटेड, हाँ, ऊपर डिस्प्यूटेड अनडिस्प्यूटेड, यहां पर क्या बोला? सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड, डाउटफुल। हो सकता है ना किसी डेटर ने बैंक गारंटी देके रखी हो सकता है किसी डेटर ने कोई सिक्योरिटी देकर रखी हो, ऐसा कोई रीजन हो सकता है। तो हमने ये रीजन यहां पर नीचे कैप्चर किए, सर सिक्योर्ड है अच्छा है, अनसिक्योर्ड है अच्छा है, और डाउटफुल है। डाउटफुल तो डाउटफुल है, फिर अच्छा कैसे हुआ? करेक्ट ना? डाउटफुल है तो फिर अच्छा ही कहां हुआ? मुझे संदेह है तो फिर तो बात ही खत्म हो गई। तो सिक्योर्ड गुड, अनसिक्योर्ड गुड। यहां पे मैं बुरे की बात ही नहीं कर रहा, उसके लिए मैंने अलग कैटेगरी बना दी, डाउटफुल। ठीक है, तो अनसिक्योर्ड गुड, सिक्योर्ड गुड एंड डाउटफुल। फिर प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट, टोटलिटी में कितना बनाया ये तो डिस्क्लोज करना ही पड़ेगा। तो हमने बताया प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट, और फिर बताया ड्यू फ्रॉम फर्म एंड कंपनी इन विच डायरेक्टर्स आर इंटरेस्टेड। एक ऊपर था रिलेटेड पार्टीज, अब स्पेसिफिकली डायरेक्टर की बात कर रहे हैं नीचे अलग से कि सर इतना पैसा तो है ना मुझे रामचंद एंड सन से लेना है, सर रामचंद एंड सन इज ए प्रोप्राइटरशिप ऑफ अवर डायरेक्टर। तो हम बता रहे हैं ड्यू फ्रॉम फर्म और कंपनी इन विच डायरेक्टर्स आर इंटरेस्टेड। रिलेटेड पार्टीज तो और भी हो सकती हैं, मेरी सब्सिडरी कंपनी इज माई रिलेटेड पार्टी, माई जॉइंट वेंचर इज माई रिलेटेड पार्टी। तो रिलेटेड पार्टी अलग, और डायरेक्टर से लेना देना एक और डिस्क्लोजर। क्लियर हो गया क्या? दिस इज अबाउट डिस्क्लोजर्स फॉर ट्रेड रिसीवेबल। बोलो यार ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? चैप्टर कर पाएंगे अच्छे से? क्वेश्चन देखेंगे पहले एग्जाम के?
बहुत लगता है मतलब इसमें जनरल पॉइंट ज्यादा है। चलो तो मैं एक टॉपिक देता हूं, उस पर लिख के बताओ 5 जनरल पॉइंट। राइट, क्योंकि सिर्फ जनरल पॉइंट से मार्क्स नहीं मिलेंगे ना, हाउ वी विल रिलेट टू दैट टॉपिक। जैसे हमने AS11 का पॉइंट पढ़ा, जब डेटर्स में लिखेंगे तो ऐसा लिखना पड़ेगा, इन केस ऑफ एक्सपोर्ट डेटर रीस्टेटमेंट टू बी डन एज पर AS11, ऐसा मेंशन करना पड़ेगा। क्या करना है, कैसे? मॉड्यूल से आप पढ़ रहे हो तो बिल्कुल नहीं होगा। मैं तो बोल रहा हूं नहीं पढ़ना है मॉड्यूल से, मैंने अब तक किसी चैप्टर में नहीं बोला ऐसा वर्ड, इस चैप्टर के लिए बोला। बाकी आई ऑलवेज अप्रिशिएट यू रेफर मॉड्यूल, मैं कभी मना नहीं करता हूं। इवन इफ यू प्रेफर मॉड्यूल ऑन माय नोट्स आई ऑलवेज से ओके, नो प्रॉब्लम। इस चैप्टर के लिए मैं स्पेसिफिकली मना कर रहा हूं क्योंकि बहुत ज्यादा दिया है और सब मिक्सअप हो जाएगा, हमें कम पढ़ के चीजों को याद रखना है। तो यार अपना वो आजकल रोज एक वो ऐड आता है ना यार, क्या व्हाट्सएप का अखबार में, पहले जाने फिर माने, ऐसा एक ऐड आता है व्हाट्सएप का, पूरा फुल पेज ऐड आता है आजकल ऐसा व्हाट्सएप का, हर अखबार में आ रहा है, पहले जाने फिर माने। फॉरवर्ड्स को ऐसे ही फॉरवर्ड ना करें, पहले जाने फिर माने। तो ऐसा अपन भी कर लेते हैं। चलो एक बार एग्जाम के पेपर देख लेते हैं यार, ये प्रीवियस एग्जाम का फोल्डर है अपना, पहले अपन लेटेस्ट वाले देखते हैं। ये चलो नवंबर 13 वाला, ठीक है, नवंबर 13 वाले में, हाँ ये देखो एक क्वेश्चन तो ये है, लेकिन अभी अपन ने ये पढ़ा नहीं है यार बेटा, 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, ये अभी नहीं पढ़ा है हमने। और क्या था, मैंने मार्क करके रखे थे, हाँ एक ये है, हाउ इज शॉर्ट टर्म बोरोइंग इज डिस्क्लोज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज रिक्वायर्ड पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट। मैंने बोला एक डिस्क्लोजर आता है, एक डिस्क्लोजर आता है। शॉर्ट टर्म बोरोइंग का डिस्क्लोजर अपन ने पढ़ लिया क्या, ये थोड़ा याद करते हैं कैसे, क्या डिस्क्लोजर है, टेल मी। शॉर्ट टर्म बोरोइंग का डिस्क्लोजर, पहले हमने बोला सिक्योर्ड भी बताओ, अनसिक्योर्ड भी बताओ, रिलेटेड पार्टीज से कितना लिया है वो भी बताओ, और व्हाट एल्स, व्हाट एल्स, हमने रीपेमेंट में कोई डिफॉल्ट किया है क्या, रीपेमेंट में कोई डिफॉल्ट किया है तो वो बताओ। एक वर्ड था शॉर्ट टर्म मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म लोन्स, तो वो शॉर्ट टर्म मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म लोन जो है उसको बताओ। सॉरी, वो है शॉर्ट टर्म का जब डिस्क्लोजर करेंगे, जैसे मैंने कोई लोन लिया बेटा 5 साल का, उसकी अगले 12 महीने में जितना पैसा देना है वो तो मेरे लिए शॉर्ट टर्म हो गया, तो उसको एक अलग से हेडिंग बना के लिखा जाता है शॉर्ट टर्म रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म ड्यूज, ऐसा। और वो कहां पर कैटेगराइज होगा, इस हेड के अंदर होगा। ये अपन ने पढ़ लिया है, देखो अपन एक बार अपन ने जो पढ़ा है वहीं पे चलते हैं, एक मिनट, लेट्स सी कि हमने वहां जो पढ़ा है वो कितना चीजें हमने लिखी है। ये रहा, पहले बताना है फ्रॉम बैंक से लिया है कि अदर पार्टीज, रिलेटेड पार्टीज का डिस्क्लोजर, करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म, सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड बताना है, लोन फ्रॉम डायरेक्टर बताना, डिफॉल्ट है क्या वो बताना है, एंड कोई गारंटी डायरेक्टर ने दी क्या ये बताना है। ये शॉर्ट टर्म का डिस्क्लोजर आपको पूछा, ये डिस्क्लोजर का हेडिंग पढ़ रहे हैं अपन, ये देखो ये डिस्क्लोजर, डिस्क्लोजर में शॉर्ट टर्म का यार 3 to 4 मार्क्स में 5-6 पॉइंट पूछ लिए। पहले लिखेंगे सर शेड्यूल 3 पार्ट 1 के अकॉर्डिंग डिस्क्लोजर होगा, फिर डिस्क्लोजर में एक एक करके पॉइंट लिखो। ऑडिटर टू चेक दैट वेदर इट इज डिस्क्लोज एज बिलो, पहला लोन टू बी शोन फ्रॉम बैंक, देन फ्रॉम अदर पार्टीज, लोन फ्रॉम अदर रिलेटेड लोन फ्रॉम रिलेटेड पार्टीज टू बी डिस्क्लोज, फिर हम लिखेंगे करंट मैच्योरिटीज। ये ऐसा आपको एग्जैक्टली ऐसा कि ऐसा ही लिखना है कि फॉलोइंग डिस्क्लोजर टू बी मेड और ऑडिटर टू चेक, ऐसा है या नहीं है। ये 3 मार्क्स 4 मार्क्स में ये 4-5 पॉइंट लिखने हैं अपने को। मैं बोल रहा हूं 1-2 छूट भी गए, कोई फर्क है क्या, कोई बात नहीं ना, एक आध पॉइंट छूट भी गया, ये 5-6 पॉइंट 7 पॉइंट जो है, इतने 5 तो लिखो इसमें से, 3 नंबर तो आएंगे 4 में से अपने को इसमें से। फिर ये पहला अपन ने एक पेपर देखा, इसमें ये वाला मिला डिस्क्लोज, और कुछ है क्या इस पेपर में, हाँ ये क्या है, अच्छा ये भी पढ़ा नहीं अपन ने, रॉ मटेरियल कंज्यूमेबल,
ट्रू एंड फॉल्स में कुछ आया है क्या अपना इधर से? नहीं। तो इस लेटेस्ट पेपर में अपने को 3 क्वेश्चन मिले ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। 3 क्वेश्चन, एक 4 नंबर का ये है, फिर 4 नंबर का ये है 8, और लास्ट में एक और 3 मार्क्स का क्वेश्चन मिला हमको, 11 मार्क्स हो गए। ठीक है, चलिए अब इसके पहले वाला पेपर देखते हैं एक अपन और। नवंबर मई ये रहा मैं। बताओ पढ़ लिया क्या? क्या क्वेश्चन है? मैनेजमेंट ऑफ डी लिमिटेड हैज इशूड शेयर एट ए डिस्काउंट टू इट्स क्रेडिटर्स। कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं क्या? टेल मी। अरे यार अभी पढ़ा है, क्या कर रहे हो यार? कर सकते हैं क्रेडिटर को इशू? अच्छा, पढ़ना पड़ेगा बेटा। एक्सप्लेन द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 व्हेन शेयर्स आर इशूड एट डिस्काउंट टू क्रेडिटर्स। एज एन ऑडिटर व्हाट विल बी योर कंसर्न ऑफ चेकिंग इन सच ए केस? पहला बताना है कि क्या इशू कर सकते हैं, तो 2 एक्सेप्शन है। क्रेडिटर्स को कर सकते हैं अंडर ए स्टैट्यूटरी रिजोल्यूशन प्लान और अंडर ए डेट रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम। ये लिखना पड़ेगा आपको, सेक्शन रेफर करना पड़ेगा। कर सकते हैं इन 2 सिचुएशन में। अब बताओ ऑडिटर को क्या चेक करना है? सर कंप्लायंस ऑफ सेक्शन लिख दीजिए, बस ये चेक करना है। हमको 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा है ये। डन। चलो ये एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन मिला अपने को। और क्या है यार? हाँ ये एक है सेल ऑफ स्क्रैप, अभी हमने पढ़ा नहीं है ये। अगेन आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, 3 मार्क का क्वेश्चन और हो गया सब। अगेन एक और क्वेश्चन, वेरीफाई द एग्जिस्टेंस कंप्लीटनेस वैल्यूएशन ऑफ प्रोविजन मेड। तो अभी अपन ने प्रोविजन भी नहीं पढ़ा है। अगेन ये देखो 3 क्वेश्चन। सॉरी, अपन ने पढ़ा कहाँ अभी प्रोविजन? सब में एक एक पॉइंट है। हमने शेयर कैपिटल में भी तो पढ़े एग्जिस्टेंस, वैल्यूएशन, कंप्लीटनेस। बताओ नहीं पढ़े? रिजर्व में भी पढ़े ये तीनों पॉइंट। मैंने बोला था जब अलग अलग नहीं होगा तो वो तीनों लिखेंगे, बोला भी था ऐसा। मैं तो बता भी रहा हूं, देख लो, पहले जानो फिर मानो। और कुछ है क्या? 1 मिनट वो भी देख लेते हैं। इलेवन मार्क्स की है आई थिंक। हाँ 11 मार्क्स की है भाई। 11 मार्क्स कम नहीं होते यार। 11 मार्क्स का एक चैप्टर में से आ रहा है। चलो अब देख लेते हैं नवंबर 22, 3rd पेपर। अपन सीरीज से चल रहे हैं। पढ़ो ये वाला क्वेश्चन। While verifying equity share capital of the company, he noticed that some of the equity shares are held by promoters. Some shares are issued as sweat equity share to employee. What is the meaning of sweat equity? What are the disclosure requirement of promoter shareholding? 4 marks. डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, प्रमोटर्स की छोटी सी एक टेबल है। नेम ऑफ प्रमोटर, नंबर ऑफ शेयर, परसेंटेज ऑफ होल्डिंग, एनी चेंज इन द प्रीवियस ईयर। अरे ऐसा था ना, एक टेबल है कैसी है ना, आगे कॉलम और होगा सीरियल नंबर ऐसा भी अगर बनाना चाहो तो ये ऐसे 5 है। स्वेट इक्विटी का मीनिंग सर एम्प्लॉई या डायरेक्टर को फॉर नो हाउ टेक्निकल नॉलेज इसके लिए शेयर इशू किए जाते हैं, उसे स्वेट इक्विटी शेयर कहते हैं। आपको यही तो पूछ रहे हैं वो। ये सब पॉइंट यहां तक उन्होंने लिखा है क्वेश्चन। अब आंसर इन 2 चीजों का करना है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्वेट इक्विटी लिख दो सेक्शन के अकॉर्डिंग। कंपनीज एक्ट कौन सा सेक्शन? 54।
लिख दो। देन रिक्वायरमेंट ऑफ प्रमोटर डिस्क्लोजर, सीधी वो टेबल बनानी, इन रेस्पेक्ट ऑफ प्रमोटर शेयर होल्डिंग बिलो डिस्क्लोजर टू बी मेड, और वो टेबल बना दो, खत्म। बस ये हो गए 4 मार्क्स पक्के। 2 की ये डेफिनेशन है, 2 का डिस्क्लोजर है। बहुत बढ़िया है तो। अब और कहीं कुछ आया है क्या? सिर्फ एक क्वेश्चन आया है, ऐसा तो नहीं हो सकता। सॉरी, ये फ्रॉड का क्वेश्चन है बेटा। फ्रॉड पढ़ते ही मैं छोड़ देता हूँ क्योंकि आपको हट गया फ्रॉड अभी। अरे यार कोई क्वेश्चन नहीं दिख रहा, ऐसा कैसे हो गया? रुकिए, लॉन्ग टर्म लोन इन एडवांसेस कारो का क्वेश्चन है। फ्रॉड एसे 230 डॉक्यूमेंटेशन, देन कंपनी ऑडिट, कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऐसे 710, एनालिटिकल प्रोसीजर पूछा है ऐसे 315, बेनिफिट ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल, ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी जॉइंट एंड सेवरल ऐसे 299। ये है ना यार एक, हाँ, वर्चुअल करेंसी का डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, जो एडिशनल डिस्क्लोजर आए ना अभी उसके अंदर है, अभी हमने नहीं पढ़ा है, ये पढ़ेंगे हम। ये एक और है ना यार, ये छोड़ दिया अपन ने। While auditing books of Solar Limited, you observe that amount due from debtors for invoice issued on 31/3/22 has not been recognized in the books of account. As an auditor, you want to ensure that all trade receivable balance are supposed to be recorded have been recognized in the financial statement. How you will achieve the stated objective? बताओ यार, ये अभी पढ़ाया है मैंने, पढ़ो आप अपने आप से, बताओ मुझे क्या लिखोगे इसमें। कंप्लीटनेस और उसके अंदर एक्सप्लेन करना पड़ेगा अच्छे से डिटेल में, कट ऑफ प्रोसीजर भी 3 मार्क्स में पूछा। फिर से 3 क्वेश्चन हो गए ना यार बेटा, देखो 3 भी नहीं, ये एक और है, सॉरी पता नहीं मैंने कैसे देखा यार, सॉरी, ये एक और क्वेश्चन है, ये एक्सपेंसेस का है, हम पढ़ेंगे इसको। तो 4 3 3 11 तो ये हो गए, ऊपर एक स्वेट इक्विटी वाला और वो पढ़ा था 4 मार्क का था, वो भी 15 मार्क्स फ्रॉम 1 चैप्टर। वाह भैया, बस बहुत है इतना, और देखने पेपर बहुत है ना। अभी चलें वापस पढ़ने अपन, आ जाओ। चलिए, हमने डेटर्स पढ़ लिया बेटा। एक बार आप लोग फटाफट जो डेटर्स लिखा है, कुछ छूट गया है तो देख लो, और कुछ समझ में नहीं आया हो तो बताओ। डेटर्स, ये पहले है ना, जब इस तरह से नहीं था ये चैप्टर, इस तरह से असर्शन वाइज, तो ऐसा डायरेक्ट पूछते थे डेटर्स की चेकिंग कैसे करोगे। अब डेटर्स की चेकिंग को उन्होंने असर्शन वाइज बांट दिया, इतना बड़ा हो गया डेटर्स, और क्वेश्चन पूछ रहे 4 मार्क्स का, तो 1.5 पेज का आंसर तो नहीं पूछेंगे, इसलिए वो रेस्पेक्टिव पार्ट पे पूछने लग गए कि कंप्लीटनेस कैसे चेक करोगे, डिस्क्लोजर बताओ, एग्जिस्टेंस बताओ। इसलिए हम भी इस तरह से बांट के पढ़ रहे हैं इसको, और ऐसे ही आपको भी याद करना है ये। चलिए, हो गया कंप्लीट, चलें आगे। क्या क्रेडिटर्स और ट्रेड पेबल अपने आप लिखना है अपने को, चलो बनाओ। अभी डेटर्स पढ़ा तो अब ये उम्मीद की जा सकती है अपने से, लिखो अपने आप क्रेडिटर्स और ट्रेड पेबल, इसके कुछ पॉइंट अपने आप से बनाओ। देखो, इस क्वेश्चन को अटेंड करने का मतलब, जब हमको पूरा लिखना है याद करने के लिए, तो 4 हेडिंग बना लो अलग अलग। पहले बोलेंगे टीओसी में क्या देखना है, एग्जिस्टेंस में क्या देखना है, कंप्लीटनेस में क्या देखना है, वैल्यूएशन में क्या देखना है, डिस्क्लोजर हम पढ़ेंगे, वो मन से नहीं लिखा जा सकता। तो ऐसे 4 हेडिंग बनाओ और लिखना शुरू करो कि क्या क्या आना चाहिए यार। क्रेडिटर्स या ट्रेड पेबल, हम पहले कुछ टीओसी लगाना चाहते हैं, आप देख लीजिए क्या लगाना है, हिसाब से लगा लीजिए साहब। फिर उसके बाद हमने बोला हम सबसे पहले एग्जिस्टेंस चेक कर लेंगे,
फिर हमने बोला हम कंप्लीटनेस चेक कर लेंगे, उसके बाद हम उसका वैल्यूएशन चेक कर लेंगे। बगैर देखे सोच के लिखना थे। यस, सोच के लिखना है, देख के तो मैं पढ़ाऊंगा ही ना बेटा अभी। क्यों नहीं आ रहा? मॉड्यूल में ये टॉपिक उन्होंने दो चीजों को ब्लेंड करके दिया है। उन्होंने लिखा है क्रेडिटर्स, ट्रेड पेबल एंड अदर करंट लायबिलिटीज। हम अदर करंट लायबिलिटीज अलग से पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में अलग से पूछेगा तो सेग्रीगेट होना चाहिए अपने पास। आपके लिए भी रख दें क्या मॉक टेस्ट का महाकुंभ? हाँ जी, ये सब तो वो हो गया यार, हम भी अगर बच्चे होते। जैसी जजमान की इच्छा, हम तो यही हैं। अगर आप रहेंगे देने के लिए तो जरूर ले लेंगे। बताओ यार, बढ़िया वाले फटाफट दो चार पॉइंट तो फिर आगे बढ़े अपन। अपने को आज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट खत्म करना है। याद आ रहा है क्या कुछ? चलो टीओसी की बात करते हैं फटाफट से। टीओसी में क्या देखना चाहिए सर? हमको यहाँ पर कंट्रोल्स चेक करने चाहिए कि क्रेडिटर्स के लिए कैसे कंट्रोल हैं। सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज की बात करनी चाहिए, हमें ट्रेस करने चाहिए कुछ बैलेंसेस। और कंट्रोल किस चीज पर होना चाहिए? रिकॉर्डिंग पर, पेमेंट पर, अगर कोई डिस्काउंट या रिबेट मिला है तो उसकी अकाउंटिंग पर, अगर कुछ है तो वो अप्रूव्ड होना चाहिए। हाँ, वो हमने लिखा ना, वो होना चाहिए फ्रॉम अप्रूव्ड वेंडर होना चाहिए। करेक्ट, राइट। हाँ नहीं, होना चाहिए अप्रूव्ड वेंडर। एग्जिस्टेंस की बात करें, मेरा सबसे पहला पॉइंट एक्सटर्नल कंफर्मेशन। दी बेस्ट, सबसे पहला पॉइंट हमारा एक्सटर्नल कंफर्मेशन लेंगे। और क्या कर सकते हैं? कुछ बैलेंसेस ट्रेस करेंगे, कुछ बैलेंसेस ट्रेस कर लेंगे। हम चाहें तो एक एजिंग शेड्यूल ले सकते हैं, ठीक है। कंप्लीटनेस कैसे इंश्योर करें? कट ऑफ, दी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कट ऑफ। अब कट ऑफ के रेस्पेक्ट में जब सेल की बात की थी वहां, यहां परचेज की बात करेंगे। बोलेंगे सर लास्ट 5 डेज की परचेज चेक करेंगे, हम देखेंगे कि गुड्स जो है वो रिसीव हो गया है। जितना भी गुड्स रिसीव हुआ है या जितनी भी परचेज बुक हुई है, एक नया पॉइंट लिख रहा हूं, उसके रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर हो जाने चाहिए, तभी तो अपना गुड्स माना जाएगा। मान लीजिए किसी ने एक गुड्स डिस्पैच कर दिया, लेकिन उससे हमारी परचेज की कंडीशन है एफओबी या एफओ सीआईएफ, दो टर्म होती है, पता है क्या ये? एफओबी फ्री ऑन बोर्ड, मतलब सामने वाला अपने घर से निकाल के ट्रक में रख देगा, लो बाहर, तुम जानो तुम्हारा काम। दूसरा सीआईएफ हमने बोला कैरिज फ्रेट एंड इंश्योरेंस, ये सब तुम्हारे स्कोप में। तो मेरे दरवाजे पे गुड्स जब आएगा तब मैं मानूंगा हाँ गुड्स आ गया। अब रास्ते में डिस्ट्रॉय हो गया, एफओबी केस में मेरा नुकसान, सीआईएफ में उसका नुकसान। तो इसलिए हमने बोला जितनी भी परचेज बुक हुई है, वेदर द रिस्क एंड रिवॉर्ड्स आर ट्रांसफर्ड टू बायर, तभी बुक होगी, वरना बुक नहीं होगी। तो ऐसा कट ऑफ। फिर एक पॉइंट हमने कट ऑफ के अंदर क्या लिखा था? सब्सीक्वेंट पीरियड। सब्सीक्वेंट पीरियड में जो गुड्स रिसीव हुए हैं उनकी परचेज कहीं करंट पीरियड में तो बुक नहीं हो गई है,
ये भी हम चेक करेंगे। ये मेरे हैंड रिटन नोट्स में अच्छे से लिखा हुआ है सब, इसलिए ऐसे कीड़े मकोड़े बना के मैं समझा रहा हूं आपको। हाँ, अग्री, करेक्ट। उसको बोलते हैं बिल ऑफ एंट्री, उसको बोलते हैं बेटा बिल ऑफ एंट्री, बीओई, बिल ऑफ एंट्री बोलते हैं। एक्सपोर्ट में जो शिपिंग बिल होता है वही इंपोर्ट में बिल ऑफ एंट्री होता है। जो कस्टम की डेट होती है कि हाँ आज भारत की टेरिटरी में गुड्स को रिसीव किया, बिल ऑफ एंट्री, वो जब एग्री करते हैं। तो ये हमारा कंप्लीटनेस के कुछ पॉइंट। वैल्यूएशन Yes, sir. AS11 ऑलवेज। और वो लिटिगेशन क्लेम्स लिटिगेशन वाले क्लेम देख लो, कोई डिस्काउंट या रिबेट या क्वालिटी क्लेम, ऐसी कोई भी चीज अगर है उसके बारे में बात कर सकते हैं। हम मूवमेंट इन क्रेडिटर को चेक कर सकते हैं। कहां से सर? कैश या बैंक से? ऐसे कुछ पॉइंट वैल्यूएशन में कैप्चर कर सकते हैं हम। प्रोविजन यहां नहीं होता। एक पॉइंट यहां आ सकता है, क्रेडिटर्स राइट बैक, डेटर्स को राइट ऑफ करते हैं। किसी क्रेडिटर को पैसा नहीं देना, हमारे ऑडिट में आता है यार ये पॉइंट। कुछ लोगों के यहाँ पे है ना, कोई क्रेडिटर खड़ा है बहुत टाइम से, हम बोलते हैं सर ये इतने टाइम से खड़ा, आप इसको पैसे क्यों नहीं दे रहे? तो पार्टी बड़ा अच्छे से जवाब देती है, सर वो मांग नहीं रहा, आपको गजब चिंता हो रही है, वो तो मांग ही नहीं रहा पैसे, आप बोल रहे हो पैसे दे दो पैसे दे दो, मांगेगा जब दे देंगे, मांग ही नहीं रहा वो। 2 साल हो गए, हम बोलते हैं सर अब इसको राइट बैक करो आप। क्रेडिटर को शेयर्ड डिस्काउंट दिए क्या? हाँ, आप कर सकते हो वैल्यूएशन में ऐसा एक पॉइंट कैप्चर। इसीलिए इसमें ऐसी सारी नॉलेज लगती है, जहां जहां किसी एक्ट में कुछ पढ़ा है ना, इफ यू फाइंड दिस पॉइंट इज रिलीवेंट इन योर चेकिंग, ठोक दो इधर। नो वन कैन से कि ये तो चेक नहीं करूंगा, कैसे बोलेगा कोई? आप कुछ बोल रहे थे बेटा? परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न कंप्लीटनेस में ले लेना चाहिए मेरे हिसाब से क्रेडिटर के उसमें। तो परचेज रिटर्न वहां पे, और वैल्यूएशन में अगर आप लेंगे तो हमने डेटर्स में क्रेडिट मेमो लिया था क्या इधर? हाँ, तो फिर यहाँ पर वही आएगा बेटा, एनी डेबिट नोट, एनी डेबिट नोट रिसीव्ड, सामने वाला देगा हमको डेबिट नोट, तो एनी डेबिट नोट रिसीव्ड, एनी डेबिट नोट रिसीव्ड। हाँ, अब ये सब तो हो गया। इसके डिस्क्लोजर में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं एक बार आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, उस पर क्वेश्चन भी बन सकता है, ठीक है? उस पर आते हैं अभी अपन। ये बाकी सारे पॉइंट तो एकदम सिंपल, ये कट ऑफ वाले जो आपने बात की सब मोस्टली पॉइंट। एक पॉइंट है यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट, इसको हम कैप्चर कर रहे हैं, एमएसएमई क्रेडिटर, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि आया ही नहीं, अपन ने 4 पेपर देख लिए अभी, और प्रैक्टिकल लाइफ में इस पे बहुत एम्फेसिस है। मैं आपको बताता हूं कहां कहां पर इसके कारण से समस्या हो रही है हम लोगों को। पहले तो कंपनीज एक्ट बोलता है कि एमएसएमई के जितने भी पेबल हैं नहीं दिए तो उसका आरओसी में रिपोर्टिंग करो। शेड्यूल 3 बोलता है अलग से डिस्क्लोज करो। जीएसटी बोलता है 180 डेज में क्रेडिटर को पेमेंट नहीं किया तो इनपुट रिवर्स करो। जीएसटी पढ़ रहे हैं ना आप लोग अभी? रिवर्सल ऑफ इनपुट हो जाता है इफ यू हैव नॉट पेड द क्रेडिटर्स फॉर द सप्लाई रिसीव्ड विद इन 180 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस। तो यार हर जगह से क्रेडिटर को पेमेंट पे बड़ा एम्फेसिस जोर है, और प्रैक्टिकल लाइफ की दुनिया अलग चलती है, आदमी अपने हिसाब से पेमेंट करता, सर है ही नहीं पैसे कैसे दे दूं, है ही नहीं पैसे। तो ये इसके ऊपर बड़ा प्रैक्टिकल लाइफ में इतना जोर है, इतना डिस्क्लोजर है, तो एग्जाम में आएगा ही आएगा, ये कभी ना कभी जरूर आएगा। तो एमएसएमई क्रेडिटर में ये 5-6 डिस्क्लोजर हैं, अच्छे से समझते हैं एक बार इसको। पहला पॉइंट ये नोट करना बेटा साथ साथ आप। पहला, प्रिंसिपल अमाउंट एंड इंटरेस्ट ड्यू अनपेड। जगह छोड़ दो, एक पेज चाहिए तो मैं भेज दूंगा, ये अपन समझिए लेते हैं, ठीक है? एमएसएमई क्रेडिटर, एमएसएमई क्रेडिटर के लिए क्या डिस्क्लोजर है? पहला, प्रिंसिपल अमाउंट एंड इंटरेस्ट ड्यू अनपेड। देखो एक एक्ट है एमएसएमई एक्ट, पता है क्या आपको? माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस एक्ट। वो एक्ट बोलता है इस डेट तक पे नहीं करोगे, इस डेट के बाद पे करोगे तो 18% ब्याज भी देना पड़ेगा, ठीक है? तो अब यहां पर क्या बोल रहे हैं? प्रिंसिपल ड्यू एंड इंटरेस्ट ड्यू अनपेड। यार ये यहां पर वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हमने बोला प्रिंसिपल अमाउंट एंड इंटरेस्ट ड्यू। ड्यू कब होगा? कब ड्यू होगा? व्हेन आई एक्सीड द ड्यू डेट फॉर पेमेंट।
अग्री। व्हेन आई एक्सीड द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट, मुझे पेमेंट करना था सर सितंबर 30, 2023 तक, मैंने नहीं किया सर, 1 अक्टूबर से इंटरेस्ट का मीटर चालू। अब यहां पर हमारा पॉइंट क्या है सर, कितना प्रिंसिपल अमाउंट है और कितना इंटरेस्ट ड्यू है जो अनपेड है, जो अभी पेड नहीं हुआ है। अब देखना अभी दूसरा पॉइंट क्या है, तब आपको समझ में आएगा इतना इंफेसिस क्यों। अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेड बाय बायर अलोंग विद पेमेंट आफ्टर ड्यू डेट, मतलब अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेड, मैंने अब तक कितना ब्याज दे दिया अलोंग विद प्रिंसिपल पेमेंट, अलोंग विद प्रिंसिपल। सर मैंने क्रेडिटर को 30 सितंबर को पे करना था, नहीं किया सर, मैंने उसको 30 अक्टूबर को पे किया, तो 1 महीने का ब्याज और प्रिंसिपल दोनों मिला के बोला लो भैया नमस्ते। तो ये सेकंड पॉइंट वो वाला, पहले में क्या बोला हमने नहीं दिया, दूसरे में अब हम बोल रहे हैं दे दिया, और दे दिया क्या, ब्याज के साथ। समझ में आ रहा है क्या डिफरेंस दोनों पॉइंट में। सेकंड पॉइंट में दे दिया लिखा है अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेड बाय बायर अलोंग विद पेमेंट, पेमेंट अलोंग विद पेमेंट मतलब प्रिंसिपल का आफ्टर ड्यू डेट। सोचो ये डिस्क्लोजर क्यों दे रहे हैं, शेयर होल्डर को पता चलना चाहिए ना भैया तुमने टाइम पे पेमेंट नहीं दिया, इसके कारण से कितना नुकसान हुआ, या आज की तारीख में टाइम पे पेमेंट नहीं देने के कारण कितनी लाइबिलिटी अपने माथे पे है, राइट। तो पहला पॉइंट बोला नहीं दिया, दूसरा बाद में दिया तो कितना ब्याज और कितना पेमेंट वो बता दो। हाँ सेकंड पॉइंट लिखा ना अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेड बाय बायर अलोंग विद पेमेंट, तो ब्याज के साथ वो मैंने मेरे लिए लिखा, आप छोड़ दो ऐसा, समझ अगर लिंक हो रहा है वैसा तो लिखो वो, अदरवाइज अपने हिसाब से उसको कर लो, ठीक है। थर्ड पॉइंट अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ड्यू एंड पेबल, ऊपर दोनों पॉइंट के अंदर पहले क्या बोला था, एक तो अभी ड्यू हो गया दिया नहीं, एक दे भी दिया, अब इंटरेस्ट ड्यू एंड पेबल मतलब ड्यू हो गया पर दिया नहीं है, आगे फॉर विच पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल मेड आफ्टर ड्यू डेट, मतलब यहां पर मूलधन दे दिया ब्याज नहीं दिया, इसलिए ऐसा ऊपर लिखा दिया, दे दिया ब्याज के साथ। अब यहां क्या लिखूंगा मैं, दे दिया ब्याज नहीं दिया, अरे बराबर है, दे दिया पर ब्याज नहीं दिया। ये भी बताओ क्यों, बताओ शेयर होल्डर को, बेटा किसी भी दिन तुम्हारा नंबर आएगा, किसी भी दिन एमसीए तुमको बोलेगा लाओ ये तुमने नहीं दिया ना इतनी पेनल्टी के साथ अब दो, किसी भी दिन एमएसएमई क्रेडिटर तुम्हारे ऊपर एमएसएमई कोर्ट में केस कर देगा कि इन्होंने लेट दिया और ब्याज नहीं दिया। प्रिंसिपल हाँ आप याद रखने के लिए ऐसा रख लीजिए, लेकिन हमको बताना ऐसा ही है यार, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ड्यू, क्योंकि आपको डिस्क्लोज क्या करना है। देखो आप जो वर्ड बोल रहे हो इसमें ये डिस्क्लोजर नहीं आ रहा ना कि कितना इंटरेस्ट ड्यू था जो नहीं दिया, आपने क्या बोला अमाउंट पेड बट इंटरेस्ट नॉट पेड, क्या इससे ये पता चल रहा है कि कितना इंटरेस्ट ड्यू हो गया था जो नहीं दिया, नहीं। इसलिए अपने लैंग्वेज में क्या वर्ड आना चाहिए, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ड्यू फॉर विच प्रिंसिपल पेड आफ्टर ड्यू डेट, आफ्टर ड्यू डेट। तो हमने बोला अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ड्यू एंड पेबल फॉर विच पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल मेड आफ्टर ड्यू डेट। यस दैट इज व्हाट द पर्पस ऑफ डिस्क्लोजर, कि सामने वाले को पता चलना चाहिए यूजर को। क्लियर है, पहला बोला नहीं दिया, फिर दे दिया ब्याज के साथ, फिर दे दिया लेकिन ब्याज नहीं दिया। नेक्स्ट अमाउंट ऑफ अक्रूड एंड अनपेड, क्या बोल रहे हैं सर, सर आज की डेट में मैंने न प्रिंसिपल दिया है न इंटरेस्ट दिया है, दोनों ही नहीं दिए हैं, तो अब तक कितना अक्रूड या ड्यू हो गया है वो बता दीजिए। न प्रिंसिपल दिया है अभी न इंटरेस्ट दिया है अभी, मतलब हो सकता है मैं प्रिंसिपल के साथ इंटरेस्ट दूंगा, हो सकता है मैं प्रिंसिपल के साथ इंटरेस्ट दूंगा, तो मैंने बोला अमाउंट ऑफ अक्रूड एंड अनपेड, तो यहां पर आपको बताना है कितना अक्रूड हो गया और कितना अभी तक आपने पे नहीं किया। ये एक और डिस्क्लोजर। लास्ट वन अमाउंट ऑफ फर्दर इंटरेस्ट, फर्दर इंटरेस्ट मतलब ये ब्याज पर भी ब्याज की बात है। अमाउंट ऑफ फर्दर इंटरेस्ट ड्यू एंड पेबल इन सक्सीडिंग ईयर अप टू द डेट ऑफ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। सपोज कीजिए हाँ ब्याज पर ब्याज,
हम क्या बोल रहे हैं, अमाउंट ऑफ फर्दर इंटरेस्ट ड्यू एंड पेबल इन सक्सीडिंग ईयर अप टू द डेट ऑफ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। मैंने अब किसी और डेट को प्रिंसिपल का पेमेंट पहले कर दिया था, ब्याज नहीं दिया था, मैंने बाद में किसी एक डेट को ब्याज दिया, बोलते हैं आप ब्याज का पेमेंट करना था इस तारीख तक, आपने किया इस तारीख तक, इस पीरियड का भी ब्याज दो। ब्याज का पेमेंट करना था इस डेट तक, आपने उस डेट को नहीं इस डेट को किया, इस डेट का भी ब्याज दो। जान ही ले लो बच्चे की। जब टाइम पे नहीं होगा, इंटरेस्ट पे करने की डेट एमएसएमई एक्ट में लिखी है कि आपको 6 मंथ के अंदर मैक्सिमम 6 मंथ भी नहीं, 45 डेज है वहां पे, सॉरी 45 डेज में एमएसएमई क्रेडिटर को पेमेंट करना होता है। अब प्रैक्टिकल लाइफ कैसे चलती है, प्रैक्टिकल लाइफ कैसे चलती है, अपन थोड़ा प्रैक्टिस में है ना, वो भी बात करते हैं सब। प्रैक्टिकल लाइफ कैसे चलती है, आप, मैं कंपनी हूं, आप हमारे वेंडर हो, आप मेरे पास आए, मैंने आपको बोला बेटा पहले तो ये कागज पे लिख के दे दैट यू आर नॉट एमएसएमई वेंडर, इफ यू वांट टू डू बिजनेस विद मी, लिख के दे पहले डिक्लेरेशन दैट यू आर नॉट एमएसएमई वेंडर। आपने ये लिख के दे दिया, ये खत्म बात। अब मैं बोलूंगा बेटा आई विल पे इन 90 डेज, एक्सेप्टेड है तो आ, नहीं तो बाबा आगे जाओ। तो बड़ी कंपनियां तो अपनी टर्म्स पे बिजनेस करती हैं, तो ऐसा नहीं कि सब कंपनियां ऐसा कर रही हैं, बहुत सारी कंपनियां, बड़ी बड़ी कंपनियां एकदम फॉलो भी कर रही हैं इसको, लेकिन बहुत सारी कंपनियां जिनके पास वर्किंग कैपिटल क्रंच है, जो मार्केट में मोनोपोली रखती हैं, उनके साथ वेंडर बिजनेस करना चाहता है, तो वो अपनी टर्म्स पे इस तरह से बात करते हैं, डिक्लेरेशन लिख के दो दैट यू आर नॉट एमएसएमई वेंडर। अब फिर मैनेजमेंट क्या बोलेगा, बेस्ड ऑन द डिक्लेरेशन बाय वेंडर नन ऑफ द क्रेडिटर इज एमएसएमई वेंडर, सो सच डिस्क्लोजर इज नॉट एप्लीकेबल। खत्म बात। समझ में आया क्या? सब जगह लूप होल्स हैं। कैसा भी समझ लो यार इसको, एक्चुअली क्या होता है कि तुम डाल डाल हम पात पात, है ना, और हर चीज के पीछे इंटेंशन जो होता है ना, वो कई बार प्रैक्टिकल ग्राउंड्स को ध्यान में रखकर नहीं बनाया जाए तो प्रॉब्लम होती है। तो गवर्नमेंट ने ये बना दिया, गवर्नमेंट ये इंश्योर करना चाहती थी कि एमएसएमई को जल्दी पैसा मिले क्योंकि वो छोटे व्यापारी हैं। हो गया इसका उल्टा, अब एमएसएमई को धंधा मिलना बंद हो गया, बिजनेस मिलना बंद हो गया। तो इसीलिए ऐसा बोलते हैं ना कि कई बार आपको सब्सटेंस ओवर फॉर्म देखना चाहिए, ये टर्म पढ़ी होगी आपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में, तो सब्सटेंस ओवर फॉर्म देखना चाहिए कि एक्चुअल में क्या है, उसके अकॉर्डिंग काम करो ना यार। तो ये थोड़ा सा बुकिश नॉलेज वाले लोग जो होते हैं ना, वो ये सब बात करते हैं। आई पर्सनली डोंट लाइक दिस प्रोविजन, क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में कैसा चल रहा है मैंने बताया आपको। इवन देयर इज ए कोर्ट, एक लीगल कोर्ट है अलग से जहां जज है, जिसको बोलते हैं एमएसएमई कोर्ट, ठीक है। वो एमएसएमई कोर्ट एक तरह का ऐसा कोर्ट है जैसे अपन बोले कि ए डॉग विदाउट ए बाइटिंग टीथ, ऐसा है वो ऑर्डर पास कर देते हैं। अगर मान लो मेरे को एक कंपनी ने पैसा नहीं दिया है तो मैं एक एमएसएमई कोर्ट में गया, एमएसएमई कोर्ट एक आदेश पारित कर देता है कि ये एमएसएमई ऐसा ऐसा है, इनका ड्यू आप तुरंत देने का वो करें, एक ऑर्डर निकाल दिया। उस ऑर्डर को एग्जीक्यूट कराने वाला कोई नहीं है। मेरे 2 क्लाइंट के पास वो ऑर्डर रखा है एमएसएमई का, 2 क्लाइंट के पास वो ऑर्डर रखा है हमारा एमएसएमई का, एमएसएमई कोर्ट से लेके आया, वो किसी कंपनी ने पैसा नहीं दिया था। तो अब वो ऑर्डर एग्जीक्यूट कौन कराएगा, नोबडी इज टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमने सब जगह पूछ लिया भाई साहब इस ऑर्डर का करना क्या है, बोले हाँ इसको एग्जीक्यूट करवाएंगे, कौन करेगा पता नहीं, नो वन। कलेक्टर ने बोला है कि आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। बहुत सारे एक्ट में आपको लिखा हुआ दिखेगा ऐसा कि अगर ये ड्यू नहीं आता तो इसको एक राजकीय ड्यू की तरह कलेक्टर वसूल कर सकता है, ऐसा बहुत सारे एक्ट में लिखा है, एमएसएमई में नहीं लिखा। तो ऐसी सब चीजें प्रैक्टिकल लाइफ में होती है। तो ये डिस्क्लोजर याद रखो यार, मेरे हिसाब से एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। पिछले 4 अटेम्प्ट के पेपर हमने देखे नहीं आया है, पिछले 4 अटेम्प्ट के पेपर हमने देखे नहीं आया है। डेटर का डिस्क्लोजर हमने देखा, पूछा है, डेटर का डिस्क्लोजर भी एक बार पूछा है। अब यहां पर क्या पूछ सकते हैं हमको, एमएसएमई क्रेडिटर, पहला वाला क्या बोलेंगे सर, इंटरेस्ट, प्रिंसिपल अमाउंट एंड इंटरेस्ट ड्यू अनपेड, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों अनपेड। यहां पर इंपॉर्टेंट वर्ड है ड्यू, क्योंकि इस पॉइंट में और ये 4th पॉइंट में यही डिफरेंस है। ये 4th वाला अक्रूड है, अक्रूड कब होता है, जब ड्यू नहीं हुआ होगा ना अभी, अग्री। 4th पॉइंट अक्रूड है, वो ड्यू है, अक्रूवल मतलब अभी ड्यू डेट नहीं आई है इसकी, समथिंग, राइट। तो हमने बात की पहला प्रिंसिपल अमाउंट एंड इंटरेस्ट ड्यू अनपेड, दूसरा
अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेड टू बायर अलोंग विद प्रिंसिपल। थर्ड, प्रिंसिपल दे दिया, ब्याज नहीं दिया। चौथा, कितना अमाउंट अक्रूड और अनपेड है एमएसएमई वेंडर को। यहां पर एक करेक्शन कीजिए, ये इंटरेस्ट वर्ड नहीं आएगा बेटा, ओनली प्रिंसिपल आएगा, ओनली प्रिंसिपल आएगा। हाँ, ओनली प्रिंसिपल आएगा। कितना अमाउंट एमएसएमई क्रेडिटर का अक्रूवल में है अभी, इंटरेस्ट तो अक्रू तब होगा जब ड्यू हो जाएगा और नहीं देंगे, अदरवाइज फर्स्ट और फोर्थ पॉइंट में डिफरेंस ही नहीं होगा आपका। एंड लास्ट वन हमने बोला कि सर सक्सीडिंग ईयर में दिया है अगर, तो आपको इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा। फटाफट से आते हैं डिस्क्लोजर एजिंग शेड्यूल। अभी डेटर में पढ़ी थी वैसे ही यहां पर भी पढ़ रहे हैं। जब अपने को देना है तो 6 महीने बाद ही बात करूंगा मैं तो, अरे ऐसे याद रखते नहीं तो अपने को डिफरेंस कैसे होगा। देखो मुझे लेना था तब तो भाई 6 महीने हो गए, दिया नहीं तेने अभी तक। जब मुझे देना है 6 महीने बाद ही बात करेंगे। 1 साल पहला एजिंग शेड्यूल क्या आ गया, लेस देन 1 ईयर, लेस देन 1 ईयर, फिर 1 to 2 ईयर, फिर 2 to 3 ईयर, फिर मोर देन 3 ईयर और टोटल। तो यार वहां पर एक एक्स्ट्रा था 6 महीने वाला, ऐसे याद रखिए। डेटर में ज्यादा तकादा करते हैं तो 6 महीने की भी बात करेंगे, क्रेडिटर्स में तो आराम से देंगे इसलिए 6 महीने की बात नहीं करेंगे। ठीक है क्या। फिर हमने इसको कैसे बांटा, वहां पर जो बांटा था वहां से थोड़ा अलग, यहां पर सारी बात हो रही एमएसएमई की। तो सबसे पहले क्रेडिटर्स को 2 भागों में बांटा, एमएसएमई कितने, अदर कितने। फिर एमएसएमई में कितने ऐसे जिनमें झगड़ा है, और फिर अदर में ऐसे कितने जिनमें झगड़ा है, यानी डिस्प्यूटेड ड्यू एमएसएमई, डिस्प्यूटेड ड्यू अदर। सॉरी, नहीं 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 नहीं, हम क्रेडिटर का डिस्क्लोजर तो पूरा ही पढ़ेंगे, मतलब क्रेडिटर में जो डिस्क्लोज करना है वो सब करेंगे। सिर्फ एमएसएमई के रेस्पेक्ट में ये एडिशनल डिस्क्लोजर है, ये चल रहा है ना, ये क्रेडिटर का डिस्क्लोजर हुआ ना, इसमें अदर आ गया ना बेटा। हाँ हाँ हाँ, क्रेडिटर में और होगा भी क्या, ऐसा ही होगा जनरली, क्रेडिटर में कुछ और होगा नहीं। एक जनरल डिस्क्लोजर जो हर जगह रहता है आप लिख दो, फ्रॉम रिलेटेड पार्टी A18, हर जगह होता है, यहां पर भी एप्लीकेबल है A18। डन, बोलिए। रख लेंगे 1.5 आवर, आप लोग आओगे ही सही, क्योंकि आने वाले हो ना आप, विजय सर की क्लास है ना, कि नहीं आने वाले हो, आने वाले हो ना। वो कल सर ने AS4 पढ़ाया राइट, कि नहीं पढ़ाया, पढ़ाया था, तो वो अपना ऐसे 560 पे थोड़ा और लाइट आई क्या, क्लियर हुआ क्या थोड़ा ऐसे 560। फिर भी डाउट हो तो आप बताना, अब आपने AS4 पढ़ लिया तो हम और डिस्कस कर लेंगे अगर आपको अभी भी डाउट होगा तो। कल ही है, कल है क्या, तो फिर कल आप वो टेस्ट अच्छे से दो, अपन कोई बात नहीं, अपन अगले संडे, अभी मंडे डाल दूंगा इस बार मैं मैसेज, संडे 3 घंटे क्लास। इस बार संडे जैसे कारो पढ़ा था ना, ऐसे ही एक टॉपिक और है गवर्नमेंट ऑडिट, जिसमें अगेन 2 to 3 आवर्स अगर अपन डिवोट करेंगे तो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो इस संडे अपन वो टॉपिक डाल के पहले से ही अपनी चादर बिछा देते हैं, ठीक है। अभी आज ही, आज डालूंगा तो कंफ्यूजन हो जाएगा कि कल तो नहीं है। ठीक है, ऐसा कर देंगे, ओके। तो यार अपना है ना मोस्टली ये लाइबिलिटी साइड वाला पार्ट पूरा हो गया है ना। अपन ऑल्दो वैसे भी ट्रेड रिसीवेबल में आ गए थे, पर लाइबिलिटी साइड में सिर्फ एक करंट लाइबिलिटी बचा है, वो क्विकली मंडे को, अच्छा मंडे टेस्ट है ना अपना, क्लास के टाइम में लेना है कि अदर, अदर है ही नहीं, तो 2 दिन का गैप हो जाएगा अपना फिर पढ़ाई में।